अयान जो कब से ऑफिस रूम में इधर से उधर टहलता, सिगरेट पीता, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मोमिल से बात करने की नीयत से कमरे से बाहर निकलता, बेड के साइड ड्रायर से सारे घर की डुप्लीकेट कीज़ निकालता, मोमिल के पुराने कमरे की जानिब बढ़ गया था। वो जो कमरे में बैठी अपनी सोचों में गुम थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने दरवाजे की जानिब देखा, क्योंकि दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था, फिर कैसे खुल गया। मगर सामने अयान के हाथ में चाबियां थामे देखकर इसने गुस्से से मुंह फेर लिया था, और इसकी इस हरकत पर अयान ने अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से जब्त किया था। चले जाए यहाँ से, मुझे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी आपसे, वो दूसरी तरफ मुंह किए हुए बोली थी, जबकि वो इसकी आवाज़ सुनकर जान गया था कि वो रोती रही है। मोमिल, मसला क्या है? आखिर क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? वो लंबे ढक भरता इसे करीब जाता, इसका रुख अपनी तरफ करते बोला था। ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ? वो हैरत से अपने सीने पर हाथ रखती बोली थी। नहीं मिस्टर अयान उर्फ ब्लडी डेवल, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि अभी मैंने रिएक्ट किया ही कब है। अब आप शायद सोच भी नहीं सकते मैं अपने आप से कितनी नफरत महसूस कर रही हूँ कि मैंने आप जैसे शख्स से मोहब्बत की, आप जैसे शख्स को अपने दिल में जगह दी, और आप जैसे शख्स की बीवी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मुझ जैसे शख्स से? हाँ बोलो, ज़रा खुलकर बताओ ना मुझे, ताकि मुझे भी तो पता चले आखिर मैं किस तरह का शख्स हूँ। मोमिल के कहे गए अल्फाज पर वो सीने पर हाथ बांधे अपने बारे में इसकी राय खुलकर सुनना चाहता था। आपको अभी भी ज़रूरत है मेरे अल्फाज की? क्या आप नहीं जानते खुद को कि किस कदर सफाकियत भरी है आप में? क्यों हैं आप ऐसे अयान? आप वो क्यों नहीं थे जो मुझे दिखाते थे? काश आप ऐसे ना होते, या फिर काश आज जो कुछ मैंने सुना वो ना सुना होता। काश। वो रोते हुए बोलती बेड पर सर हाथों में गिराए बैठ गई थी। इसका वजूद पूरा कांप रहा था। यानी से करीब नीचे घुटनों पर ही बैठकर के घुटनों के बल बैठा था, जिस पर मोमिल ने सर उठाकर इसे देखा था। तो हम बिल्कुल ऐसे ही रह सकते हैं ना, बिल्कुल पहले की तरह? यकीन करो मोमिल, मैं सारी दुनिया के लिए जितना मर्जी सफाक हो जाऊँ, मगर तुम्हारे लिए मैं वही अयान हूँ जिसे तुम जानती थी। वो बड़ी मोहब्बत से इसका हाथ थामता बोला था। मोमिल ने कुछ सेकंड इसके चेहरे को खामोश नजरों से देखा, और फिर एक झटके में ही अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद किए इसे आंखों में बेयकीनी लिए देखने लगी। कैसे इंसान है आप? बजाय इसके कि आप खुद को बदलें, आप काम को छोड़ दें, कत्ल गारत को छोड़ दें, बल्कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सब भूलकर आपके साथ पहले की तरह रहूं। माफ़ करिएगा अयान साहब, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। हाँ, आप अगर बदलना चाहते हैं तो खुद को मेरे लिए तो मैं ये कर सकती हूँ, वरना साफ अल्फाज में मुझे आपके साथ नहीं रहना। वो साफ अल्फाज में से अपना फैसला सुना रही थी। तो ठीक है, फिर तुम भी मेरा फैसला सुन लो। ना तो मैं खुद को बदलने वाला हूँ, और ना ही तुम्हें खुद से दूर करने वाला हूँ। मेरी मौत ही अब तुम्हें मुझसे अलग कर सकती है। तो तुम ऐसा करो कि मेरे मरने की दुआएं मांगना शुरू कर दो, अभी से और कसरत से। शायद फिर इस सफाक और जलाल शख्स से तुम्हारा पीछा छूट जाए। वो गुस्से पर खुद से खड़ा होता, इसका बाजू थाम अपने बराबर ही खड़ा करता एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था, जबकि इसकी मौत वाली बात पर मोमिल का दिल लड़ रहा था। क्यों? आपकी मौत की दुआएं क्यों मांगू? बल्कि ये नहीं सही कि मैं अपने लिए ही दुआ मांगू? ऐसे भी तो आपसे जान छूट सकती है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी, जिस पर अयान इस पर तंजिया हंसी हंसा था। तुम्हारी गलत फहमी है माई लव कि तुम मर कर मुझसे दूर हो जाओगी। नहीं मेरी जान, बल्कि नहीं। अव्वल तो तुम्हारी मौत को भी तुमसे पहले मुझे तक आना होगा, और अगर तुम्हारी कुदरती मौत आ भी गई तो ना तो अपने कमरे में ही तुम्हारी कब्र बनवा दूंगा, क्योंकि तुमसे दूरी मुझे मौत की सूरत में भी बर्दाश्त नहीं। इसका हर एक लफ्ज़ शिद्दत भरा था, जिस पर मोमिल का सांस गले में अटका हुआ था। आपको क्या लगता है आप मुझे इस तरह अपने पास रख लेंगे? नहीं, आज नहीं तो कल मैं इस कैद से भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी आपको छोड़कर। वो इससे खुद से दूर करती आगे बढ़ी ही थी कि अचानक पाँव मुड़ने पर इसका तवाज़ुन बिगड़ा था। इससे पहले कि वो बुरी तरह मुंह के बल गिरकर अपना कोई बड़ा नुकसान कर लेती है, यार ने जल्दी से आगे होते इसका हाथ थामा था। डर के मारे मोमिल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली थी, और यान की शर्ट को मजबूती से अपने हाथों में मुट्ठी से जकड़ा हुआ था। दोनों के दिल की हार्ट बीट इस वक्त फुल स्पीड पर थी। तुम ठीक हो ना मोमिल? यान ने इसे आराम से बेड पर बिठाते परेशानी से पूछा था। मोमिल को गिरता देखकर इसकी सांस भी रुकी थी। हाँ मैं ठीक हूँ। वो लंबे लंबे सांस हवा में खारिज करते खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते आवाज़ में कांपती आवाज़ में बोली थी, जबकि दोनों हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर रखे थे। अगर अयान इसे ना थामता तो इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। इतना सा सवाल ही इसका दिल खौफ से ढरका गया था। प्लीज़ अयान, मुझे आराम करना है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। मैं किसी भी किस्म की बात नहीं करना चाहती अभी। वो बेड पर लेटकर मुंह दूसरी तरफ करते बोली, जिस पर अयान भी इसका हालत समझता कमरे से बाहर चला गया था। अभी थोड़ी देर पहले इसकी भी तो दुनिया घूम कर रह गई थी। वो आने वाला वजूद दोनों की ही ज़िंदगी था। वो किसी किस्म का भी नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। कोई भी नुकसान ना होने पर वो अल्लाह का शुक्र करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अहमद की बात इसका सर घुमा दिया था। क्या बकवास कर रहे हो अहमद तुम? पहले तुम्हें मिशेल से निकाह की जल्दी थी, और अब तुम शादी से 3 हफ्ते पहले इनकार कर रहे हो शादी से, और तलाक की बात कर रहे हो। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? बाबा ने गुस्से से इसे झाड़ पिलाई थी। बाबा प्लीज़, मैं कोई भी बात नहीं सुनने वाला, और ना ही आप लोग मुझसे कोई सवाल करेंगे। मेरा और मिशेल का रिश्ता इतना ही था, और बहुत जल्द मोमिल भी यहाँ होगी। अयान से बहुत जल्द मैं इसे आज़ाद करवा दूंगा, और आप लोगों के लिए इतना ही जानने के लिए काफ़ी है कि वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। शाफत का लिबादा ओढ़ कर फिरने वाले दोगले इंसान हैं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। वो इन्हें बताता परेशानी में डाल गया था। क्या मतलब है बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर वो अच्छे लोग नहीं तो मोमिल वहाँ सेफ नहीं होगी। अम्मी परेशानी से बोली थी। आप फिक्र ना करें, वो भी बिल्कुल सेफ है, और
अब बहुत जल्द मैं ले आऊँगा इसे वहाँ से, पर आप लोग ये बात किसी को मत करिएगा। वो इनका हाथ थाम के तसल्ली इन्हें देते हुए बोला था, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं मिली थी। मगर अगर उनका बेटा कह रहा था तो मोमिल बिल्कुल सेफ ही होगी। अच्छा बाबा, मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जा पाऊँगा, आपको अकेले हैंडल करना होगा सब। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बोलने पर नसीर साहब ने कहा, वो मेरा एक दोस्त है, वो प्रोफेसर है यूनी में, और इन दिनों इससे कुछ फैमिली इश्यूज हैं, तो वो कुछ दिन यूनी नहीं जा सकता। ऊपर से क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, इतना फिर क्लास स्टडी का भी इशू होगा, तो इसने मुझसे हेल्प मांगी है। इससे 2 हफ्ते मुझे उसकी जगह जाना होगा पढ़ाने के लिए। बाबा को तफसील बताता खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि अम्मी अभी भी पीछे मोमिल के लिए दुआ गो थी। वो गुस्से से इन दोनों को लड़ता झगड़ता देख रही थी, जो कब से इसका जब्त आजमा रहे थे। बस आखिर इसका जब्त जवाब दे गया था और उसके चलाने पर इन दोनों ने हैरत से इसे देखा। बस बहुत हो गया, बंद करो अपनी भैंस, और ए खबरदार, जो अब आवाज़ भी निकली तुम दोनों की तो गजब खुदा का, तुम दोनों ने क्या लड़ने के लिए शादी की है? जब से शादी हुई है तुम दोनों की हर वक्त लड़ाई करते पाए जाते हो तुम दोनों। वो गुस्से से लाल चेहरा लिए इनसे बोली थी। दरअसल हमदान की मनाहिल से बहस चल रही थी, आज वो यूनी नहीं जाएगी और मनाहिल भी पूरी लड़ाई लेते जाने की जिद कर रही थी। मिशी मेरी जान, हमने कब लड़ाई की है? हमदान के मासूम चेहरा बनाकर कहने पर मिशेल ने घूर कर इसे देखा था, जिस पर वो शरीफ बच्चा बनता चेहरा झुका गया था। हाँ तुम छोड़ो इन्हें, मिशेल आओ हम चलते हैं, देर हो रही है। मनाहिल जल्दी से कहते आगे बढ़ गई थी, जबकि मिशेल ने इसे कोहनी से पकड़ते वापस पीछे किया था। कहीं नहीं जा रही, तुम घर रहो आज। अगर शोर कह रहा है कि घर रहो तो मतलब रहो। वैसे भी तुम मोमिल को देख लेना, कल रात से कुछ नहीं खाया उसने। वो मनाहिल से कहती बिना इसके सुने वहां से जा चुकी थी, जबकि पीछे मनाहिल अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। हमदान ने दूर तक मिशेल को जाते देखा था। वो जानता था कि मिशेल सिर्फ दिखावा कर रही है, खुश रहने का। अंदर से वो बिल्कुल टूटी हुई है। इसका बनावटी खुश चेहरा हमदान को पागल नहीं बना सकता था। काश वो कुछ कर सकता है। इसका बस चलता तो हमदान को, अहमद को इसके कदमों में लाकर बिठा देता, मगर यहाँ भी वो इन्हें अपनी कसम दे चुकी थी। वो दोनों भाई ही बेबस थे। वो खाने की ट्रे लिए मोमिल के कमरे में आई थी। अंदर दाखिल होते ही इसकी नज़र मोमिल पर गई, जो वॉशरूम से निकल रही थी। मोमिल, खाना खा लो, कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। वो ट्रे बेड पर रखती मोमिल से बोली, जो खामोशी से बेड पर आकर बैठी ट्रे अपनी जानिब कर चुकी थी। कुछ और चाहिए? इसने मोमिल के खाने खत्म करते ट्रे साइड पर करने पर पूछा था, जिस पर मोमिल ने नाम में गर्दन हिलाई। तुमसे एक बात पूछूं मनाहिल? वो जो ट्रे उठाकर कमरे से जाने लगी थी। मोमिल की आवाज़ पर वापस बेड पर बैठी। हाँ, मैं गर्दन हिलाते इसके बोलने का इंतजार करने लगी। तुम्हें सब पता था पहले से उन सब के बारे में, इन सब के काम के बारे में? इसने मनाहिल के चेहरे पर नजर रखते पूछा था, जिस पर मनाहिल ने मुस्कुराकर इसे देखा। हाँ, शुरू से सब मालूम है मुझे। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? मनाहिल के जवाब पर इसने हैरत से पूछा था। नहीं, मुझे पड़ता है फ़र्क, बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर वो फ़र्क बुरा नहीं, अच्छा पड़ता है। तुम जानती हो मोमिल, मुझे फ़ख्र होता है ये कहते हुए कि अयान भाई मेरे भाई हैं, मिशेल मेरी बहनों जैसी दोस्त और हमदान मेरे शोहर हैं। मोमिल हैरत से इसे बोलता देख रही थी, जिसके बाद का एक लफ्ज़ मोहब्बत से निकल रहा था। मगर वो लोगों को कत्ल करते हैं, तुम इस बात को फ़ख्र कहती हो? इसने हैरत से पूछा था। नहीं, मैं नहीं जानती यान भाई ने तुम्हें अभी तक हकीकत क्यों नहीं बताई, और इतना मुझे यकीन है कि तुम जो भी जानती हो अभी आधी ही बात जानती हो। मगर मोमिल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आधा सच हमेशा पूरे झूठ से बदतर और नुकसानदा होता है। मेरी एक इस्लाम मानो मोमिल, बस कुछ भी सोचते हो करने से पहले एक बार पूरी हकीकत जान लेना, फिर कोई फैसला करना। क्योंकि अगर तुमने बिना पूरा सच जाने कोई कदम उठा लिया तो याद रखना, फिर तुम्हारे पास सिर्फ पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। पछतावे में हमारा पूरा वजूद सर पर शर्मिंदगी बनकर रह जाता है। ना हम आगे के रहते हैं ना पीछे के। यकीन जानो, रातों की नींद उड़ जाती है। मेरे साथ बीती हुई है ना, तो मैं बता सकती हूँ कैसा फील होता है। मगर जिस मुकाम पर तुमको ना, वहाँ अगर कुछ गलत कर बैठे ना इंसान, तो इस कदर का पछतावा इंसान को घेर लेता है कि वो मुर्दों में रहता है और ना ही जिंदों में। उम्मीद करती हूँ मेरे बात पर अमल ज़रूर करोगे। और एक बात, अयान भाई की बात ज़रूर पूरी सुन लेना। तुम इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि अगर वो कुछ गलत करते होते तो मेरे डैड पुलिस ऑफिसर होकर उनके साथ ना होते। अगर तुम ये सोच रही हो कि मेरे डैड भी बाकी पुलिस वालों की तरह 2 नंबर हैं, तो यकीन करो मोमिल, आज तक उन्होंने मुझे हराम नहीं खिलाया। उनकी ईमानदारी का यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लो। मैं चलती हूँ, अब तो मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। वो कहती कमरे से जा चुकी थी, जबकि पीछे मोमिल को सोचों में घिर गई थी। यार, सर उमर की जगह जो इनके दोस्त हैं कितने हैंडसम है। सर उमर तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। मेरा तो दिल आ गया है इन पर। आज सेकंड क्लास फ्री थी क्योंकि मैम फरहत नहीं आई थी और अगली क्लास मैथ की थी। वो मैथ के कुछ सवाल रजिस्टर पर कर रही थी ताकि अपना ध्यान कहीं और लगा सके कि तभी इसके कानों में अपने पीछे बैठी लड़की की आवाज़ पड़ी, जो अपनी दोस्तों से सर उमर की जगह आने वाले सर की बात कर रही थी। वो लड़कियाँ इन लड़कियों में से थी जिन्हें अगर यूनिट में कोई सुई भी गिरे तो मालूम होता था। इनकी बातों को इग्नोर करती वो वापस अपने काम में मगन हो गई थी कि तभी इसके पास इसका क्लास फेलो समीर आया था। हाय मिशेल, कैसी हो? और नाहिल कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? कल तुम नहीं आई और आज वो नहीं आई। खैरियत तो थी ना? समीर से इसकी और नाहिल की अच्छी बातचीत थी। अगर ऐसा कहा जाए कि वो इनका दोस्त था तो गलत ना होगा। हाँ, वो हमदान ने नहीं आने दिया इसे, और मैं कल इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। नाहिल के ना आने की वजह बताती है, अपनी मर्तबा इसने झूठ बोला था। ओह अच्छा, अब तबीयत कैसी है? वो उसे करीब ही बैठता अपने बैग डेस्क पर रखता बोला था, ठीक है अब तुम
तुम बताओ कब कर रहे हो शादी अपनी महबूबा से, कब तक मंगनी तक ही रहोगे? वो बात चेंज करते हुए बोली थी। बस यार अब पढ़ तो लूँ, कुछ बन जाऊँ, फिर शादी करूंगा, और अभी तो वो खुद पढ़ रही है। समीर ने पहले तो सादा से लहजे में बताया, मगर अपने मंगेतर का जिक्र करते इसकी आवाज़ में मिठास और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाँ ये भी सही कहा, चलो जब भी करना ज़रूर बुला लेना मुझे और नाहिल को। मिशेल के कहने पर इसने हंसते हुए इसे देखा। यार तुम लोगों को नहीं बुलाऊंगा तो किससे बुलाऊंगा? हाँ ये भी है। समीर के कहने पर मिशेल ने कंधे उचकाते कहा कि तभी अगली क्लास की बेल हुई। अभी 2 मिनट भी मुश्किल से गुजरे थे कि दरवाजे से दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो क्लास में दाखिल हुआ तो पूरी क्लास में एक तूफानी बदतमीजी बरपा था। क्लासरूम के स्टेज पर चढ़ते वो डाइस तक आया था और जोर से गला खंखारते हुए सबको अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहता, मगर तभी इसकी नज़र फ्रंट रो की सेकंड वाले बेंच पर बैठी मिशेल पर गई थी और इसकी हालत भी मिशेल से मुख्तलिफ ना थी। इसे वहाँ देखकर इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि मिशेल भी इसी क्लास में पढ़ती होगी। सारी की क्लास से खामोशी होने और अपनी तरफ मुतवज्जा होने पर इसने अपनी नज़रों का जाविया बदलकर पूरी क्लास की जानिब देखा था। जी तो क्लास, मेरा नाम अहमद शाह है और मैं कुछ दिनों के लिए आपका न्यू सर हूँ, क्योंकि आपके सर उमर कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं आ सकते, इसलिए उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊँगा। मगर आप लोग एक बात याद रखिएगा, मैं पढ़ाई के मामले में कोई भी कोताही बट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। अगर आप मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे तो मैं आपके साथ एक टीचर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर रहूँगा, वरना मुझे मजबूरन एक सख्त टीचर बनना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके लेक्चर में पूरी क्लास ने फुल जोश से ओके सर कहा, जिनमें ज़्यादातर आवाज़ लड़कियों की थी जो इसकी खूबसूरती से इंप्रेस होती ज़्यादा शौकी बन रही थी। मिशेल ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था, बस चुपचाप अपने चेहरा झुकाए अपने फोल्डर पर लाइंस ड्रॉ करने लगी थी। चले तो क्लास, अब आप सब इतना अपना तारुफ करवाएं। पहली रो से स्टार्ट करते हैं। वो वहाँ पर बड़ी कुर्सी पर बैठते बोला था, जिस पर फ्रंट रो के फर्स्ट बेंच पर बैठी लड़की खड़ी होती अपना तारुफ करवाने लगी थी। इसके बाद इसके साथ वाली लड़की और फिर सफ़ीर ने अपना तारुफ करवाया। मिशेल की बारी पर वो वैसे ही बैठी रही। मिशेल उठो यार, अपना इंट्रो दो सर को। सफ़ीर इसका बाजू पकड़ कर खड़ा करने की कोशिश करते बोला था, जिसका मिशेल पर कोई असर ना हुआ था, मगर अहमद को सफ़ीर की हरकत पर गुस्सा ज़रूर आया था। मिशेल बिना कुछ बोले खुद को तकते अहमद पर एक नज़र डाले अपना बैग उठाती क्लास से निकल गई थी, जबकि पूरी क्लास ने हैरत से दरवाजे को देखते फिर अहमद की जानिब देखा था, जो अभी भी मिशेल की सीट को ही देख रहा था जहाँ से वोट कर गई थी। नेक्स्ट, अहमद की आवाज़ पर अगली स्टूडेंट खड़ी होती अपना तारुफ करवाने लगी थी, जबकि इसके दिमाग में बस मिशेल का यूँ उठकर चले जाना ही चल रहा था। वो बेध्यानी से पूरी क्लास का इंटरव्यू लेता रहा। कल क्लास होने का कहता क्लास से निकल गया था। इसने पूरे ग्राउंड और कैंटीन में मिशेल को ढूंढा, मगर वो होती तो मिलती, वो तो कब की घर जा चुकी थी। वो घर आती कमरे में बंद हो गई और बेड पर उल्टी लेटी तकिए में मुंह दिया आंसू बहाने लगी, जो कब से आंखों से निकलने को बेकरार थे। आई हेट यू अहमद, आई हेट यू। आप वाकई चोर है, मुझे पता भी नहीं चलने दिया और मेरा दिल, चैन और सुकून सब चुरा लिया आपने। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी नहीं। वो रोती हुई हिचकियों के दरमियान बोली थी। काफ़ी देर होने के बाद खुद को नॉर्मल करते वो मुँह धोके कमरे से बाहर निकल गई थी और नाहिल के साथ किचन में जाती काम करवाने लगी ताकि अपना ध्यान हटा सके अहमद से। 2 दिन हो गए थे। मोमिल ना तो कमरे से बाहर निकलती ना किसी से बात करती। नाहिल से खाना कमरे में ही दे जाती। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, आखिर बाहर क्यों नहीं निकलती? वो गुस्से से कमरे में दाखिल होते ही इसे बोला था। मैंने कोई तमाशा नहीं लगाया हुआ और मुझे कोई शौक नहीं है बाहर जाने का, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, आप प्लीज़ जाएँ यहाँ से। वो चेहरे पर बेजारी सजाए कहा। अयान जो 2 दिन से इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा था, आखिर अपना जब्त खोता इसके करीब पहुंचा। इसका चेहरा अपनी सख्त हाथी गिरफ्त में ले चुका था। मिसेज मोमिल, अयान खान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें अपने अंदर का वो दरिंदा दिखाने पर मजबूर हो जाऊं जिसको तुमसे छुपा कर रखा है। और यकीन मानो मोमिल, उधर तुमने इस पाकिट की एक हल्की सी झलक भी देख ली ना तो तुम सारी ज़िंदगी मेरी बात पर उफ तक नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरो, मुझसे खौफजदा होकर रहो या मेरे डर से मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल पहले की तरह रहो, मुझसे लड़ती, मुझसे फरमाइशें करती, मुझसे बातें करती, प्यार करती, मेरी जो सार्थों पर शर्माती। प्लीज़ मोमिल, हमारे रिश्ते को बर्बाद मत करो। तुम अभी कुछ नहीं जानती मेरे बारे में, ना ही मुझे मौका दे रही हो कुछ बताने का। पहले वो शिद्दत से कहता इसका सांस खुश कर गया था, मगर फिर इसकी आंखों में खौफ और आंसू देकर फ़ौरन इसका चेहरा आज़ाद करते वो बेबसी से बोला था, नहीं रह सकती आपके साथ पहले की तरह, क्योंकि सब कुछ बदल गया और ना ही मुझे कुछ जानना है आपसे, कुछ नहीं सुनना मुझे। वो आंखों में आंसू लिए बोलती कमरे से बाहर चले गई थी, जबकि यान वहीं खड़ा खुद को तन्हा महसूस करता रहा था। इन 2 दिनों में इसने अपनी हालत पर भी कोई तवज्जो ना दी थी, ना ही ऑफिस गया था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी वही उस दिन वाले थे और ऐसा पहली बार हुआ था कि यान ने एक ही कपड़े 2 दिन चलाए हैं, क्योंकि वो तो रोज़ 2 टाइम कपड़े चेंज करता था। वो और नाहिल दोनों ही लेट आई थी। वो क्लास में दाखिल हुई तो समीर सामने ही बैठा था। अरे मिशेल यार, तुम कल क्यों चले गई थी अचानक? समीर इसके पास आता बोला था। हाँ, वो तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी
की इसलिए। नाहिल जिसे वो सब बता चुकी थी इसके जगह बोली थी। इसने तो कहा था मिशेल ने कि वो रहने दे यूनी आने को, मगर मिशेल ना मानी। इसके मुताबिक वो ना कोई यूनी तो अहमद से इसे कमज़ोर समझेगा, और मिशेल कमज़ोर नहीं थी। अच्छा सही, आज फिर मैम फ़रत नहीं आई, क्लास शुरू होने वाली है। सर अहमद की आ जाओ, बैठे हैं सीट पर। समीर के कहने पर वो दोनों चुपचाप जाकर बेंच पर इसके साथ बैठ गई थी। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी अगली क्लास की बेल हुई थी और इसी वक्त अहमद क्लास में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। इससे क्लास में आती पूरी क्लास ने फुल जोश से सलाम किया था, जिस पर इसने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया। क्लास शुरू करते इसने कुछ सवाल करवाने शुरू किए और फिर क्लास के कुछ बच्चों को बीच में से उठाकर पढ़ाए गए लेसन में से सवाल करता। आप मिस, आप यहाँ आकर सवाल हल कर लें। इसने मिशेल की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो अजीब व गरीब मुंह बनाती उठकर व्हाइट बोर्ड तक गई और बिना कुछ बोले सवाल हल करने लगी। अहमद हैरान से इसे देख रहा था। इसने खुद देखा था जब वो सवाल करवा रहा था तब मिशेल का ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो मुंह नीचे किए अपने रजिस्टर पर लाइंस ड्रॉ करने में मसरूफ थी। सवाल हल करते ही इसने तंजिया निगाह अहमद पर डालते मारकर डाइस पर रखा था। क्या वो नहीं जानती थी कि अहमद ने क्यों इसे बुलाया था? मगर वो भी मिशेल थी, अयान की बहन। इसकी आदत थी अपने टॉपिक से 4 अगले टॉपिक वो तैयार करके रखती थी। वो वापस स्टेज से उतरने लगी थी कि अहमद ने इसे रोका था। मिस, आप कल क्लास से बाहर क्यों गई थी बिना मेरी इजाज़त के? अहमद की बात पर मिशेल ने अपनी मिठियाँ बींची थी। सॉरी सर, मैं आपको नहीं बता सकती, इट्स पर्सनल। वो टका सा जवाब देती वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी, जबकि अहमद भी कंधे उचकाकर रह गया था। यूनी ऑफ होने का वक्त था जब वो कंटीन आया, मगर सामने का मंजर देखकर इसकी आंखों में अंगारे भर आए थे। सामने ही मिशेल समीर के साथ बैठी थी, जबकि समीर ने इसका हाथ पकड़ रखा था और इसे कुछ बोल रहा था, जिस पर वो मुसलसल हंस रही थी। वो गुस्से से आगे बढ़ता इससे पहले कि उनके पास पहुंचता, वहां नाहिल हाथ में खाने की चीज़ों की ट्रे लिए बैठी थी, जिस पर भी वो जब्त करता वापस मुड़ गया था। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे तुम मिशेल से जो वो इतना हंस रही है? नाहिल इनके सामने बैठती बोली थी। कुछ नहीं, बस बता रहा था कि इसके कितने बच्चे होंगे। समीर की बात पर नाहिल ने हैरत से इसे देखा था। कितने होंगे और तुम्हें कैसे पता? नाहिल ने हैरत और तजुस्सुस से पूछा था। भाई, हाथ की लकीरें देखकर बता रहा हूँ, और इसके 5 बच्चे होंगे। समीर की बात पर नाहिल और मिशेल का कहका गुंजा था। तोबा तोबा, 5 बच्चे? खुदा का खौफ करो यार, नाहिल ने हंसते हुए कहा था। मगर तभी इसकी नज़र मिशेल पर पड़ी, जो हंस रही थी, और हंस हंस कर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर नाहिल देखते ही पहचान गई थी वो आंसू हंसी की वजह से ना थे, और बिल्कुल ऐसा ही था। मिशेल कब समीर की बात पर हंस रही थी, वो तो हंसी में अपना दर्द छुपा रही थी। समीर के बच्चों वाली बात पर इसे अहमद की बात याद आई थी, जो इसने हमदान की मेहंदी की रात इससे कही थी। मिशेल, मुझे ना ढेर सारे बच्चे चाहिए, क्योंकि मैं तो अकलौता हूँ अपने माँ बाप का, पर मुझे पूरी टीम चाहिए। अहमद इसका हाथ पकड़ता बोला था, जिस पर मिशेल शर्मा कर इसे घूरी से नवाजती अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई थी। मिशी कहाँ खो गई? तो नाहिल की आवाज़ से सोचों से निकाला था। हाँ कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि समीर से कहो तुम्हारा हाथ देकर बताए तुम कब मुझे फूफू बना रही हो। मिशेल के कहने पर नाहिल ने दोनों हाथ कानों को लगाए थे। ना बहन, मुझे तो दूर रखो इस निकम्मे से, मुझे कोई शौक नहीं इसे हाथ दिखाने का। नाहिल के हंसकर कहने पर समीर और इसका कहका भी कंटीन में गूंजा था। मोमिल और यान के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। ना ही मोमिल किसी से बात करती, और जब सब घर वाले घर ना होते तो वो बाहर लॉन में आकर बैठ जाती और अपने पेट में पल रहे निन्ने वजूद से ही बातें करती, अपना गम बांट लेती। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था इसके और अयान की नाराज़गी। तो अब तो अयान भी इस दिन के बाद इसके पास नहीं आया था, और मोमिल को अंदर ही अंदर ये बात भी बुरी लग रही थी, मगर मानने से इनकारी थी। वो क्लास में थी कि एक लड़की ने आकर इसे सर अहमद का पैगाम दिया कि वो इसे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। इसका जाने का कोई मूड नहीं था, मगर नाहिल के कहने पर चले गई। दरवाजे नॉक करने पर अंदर से अहमद की आवाज़ आई, आ जाए। दरवाज़ा खोलती अंदर आई, जहाँ अहमद दरवाजे के जाने मुँह किए टेबल से टेक लगाए खड़ा था, इसी का इंतज़ार कर रहा हो आने का। जी सर, क्यों बुलाया है? उसे देखती बेजारी छुपाए बिना बोली थी। मिसेस, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही हो, जो इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। वो इसके पास आता इसके चेहरे पर शहादत की उंगली से लाइंस खींचता बोला था, जिस पर मिशेल ने इसका हाथ झटकते 2 कदम पीछे हुए थे। पहले बात में मिसेस नहीं, दूसरी बात में हवाओं में उड़ूं या ज़मीन पर चलूं, आपका मसला नहीं होना चाहिए, और आखिरी बात मुझसे दूर रहे। इसे गुस्से से कहने पर अहमद ने एक ही लम्हे में इसे कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब किया था। ना मेरी जान, आपकी तीनों बातें फजूल थी। मिसेस तो तुम मेरी हो, और तुम्हारे हर अमल से मुझे मसला है, और आखिरी बात तो बेहद फजूल थी, क्योंकि बीबी के पास ही रहा जाता है, बल्कि बेहद पास रहा जाता है। वो सो कहता आखिर में इसके होंठों का बोसा ले चुका था। मिशेल ने जोरदार धक्का देते इसे खुद से दूर किया था। नहीं हूँ मैं आपकी मिसेस, सुना आपने तलाक देने वाले हो ना, मुझे तो ये सारी बकवास क्यों? और खबरदार दोबारा मुझे छुआ। तो वो अपने होंठों को बेदर्दी से हाथ की पुष्ट से मसलती बोली, जिस पर अहमद का गुस्सा बढ़ा था। क्यों, मेरे छूने से तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें? उस समीर के छूने पर तो बड़ी मुस्कुरा रही थी ना, कहीं दिल में तो नहीं बसाया हुआ उसे? वो इसके कोने को जोर से दबोचे एक लफ्ज़ चबाकर बोला था, जबकि मिशेल तो इसके शक करने पर इसे हैरत से देख रही थी, मगर अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हाँ, करती हूँ इसे पसंद, आपको क्या मसला है? आप मेरे मामलात से दूर रहें। वैसे भी आपसे तलाक के बाद मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। मिशेल की बात पर अहमद के तन बदन में तो जैसे आग ही लग गई थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मेरी जान कि तुम मुझसे छुटकारा हासिल कर पाओगी मरते दम तक। अगर तुम्हें तलाक
दे गया ना तो मेरा नाम बदल देना। इसने गुस्से से कहते मिशेल को का बाजू एक झटके से छोड़ा था, जिस पर वो इसे घूरती वहाँ से जाने लगी थी। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर अब तुम मुझे समीर के पास नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहमद के कहने पर इसने दरवाजे के पास जाते गुस्से से पलट कर इसे देखा था और ऑफिस से बाहर निकलते ही फुल जोर से दरवाजा बंद करते जैसे अपना गुस्सा निकाला था। अंदर खड़ा अहमद इसकी हरकत पर जब्त करता रह गया था। तुम्हारी गलत फहमी है मिशेल कि अहमद शाह तुम्हें छोड़ देगा। पहले मेरा इरादा था, मगर अब नहीं, तुम मेरी ही रहोगी सारी जिंदगी मरते दम तक। वो हल्की आवाज में से तस्वुर किए बोला था। माजी अयान और मिशेल को फूफो अपने साथ लेकर गए 8 साल हो गए थे। इनके शौहर असफद मलिक दुनिया के सामने एक अहम फौजी थे, मगर दर हकीकत वो खुफिया एजेंसी के सिपाही थे। इन दिनों इन्हें एक बहुत बड़े गैंग के बारे में मिशन मिला हुआ था और बहुत जल्दी ही वो इस गैंग को ख़त्म करने वाले थे। और सब कुछ सही जा रहा था। बुरा होना तो तब शुरू हुआ जब अयान और मिशेल की वालदा किंजा बेगम वापस आई और फुप्पो लोगों को अयान और मिशेल की कस्टडी लेने का कोर्ट में केस फाइल करने की धमकी देकर गई। समीन फुप्पो तो टेंशन ले लेकर बीमार हो चुकी थी। किंजा बेगम के अंदर भी औलाद की मोहब्बत नहीं जागी थी। उन्हें तो शौहर की जायदाद से मतलब था। दूसरा, वो जिस आदमी के साथ भागी थी वो एक गैंग का रुकन था और इस गैंग के सरबराह से अपने आशिक को बड़ी पोस्ट दिलवाने के बदले वो इनसे मिशेल का सौदा कर आई थी और साथ ही अयान का भी। वो औरत वाकई औरत के नाम पर गाली थी, जो ना तो अच्छी बीवी बन सकी और ना ही अच्छी माँ। अशफद अंकल का जिस गैंग पर मिशन था वो वही गैंग था और वहाँ पर सरबराह के खास आदमी का भेस बदलकर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे कि वहाँ उन्होंने किंजा को देखा, जो गैंग के सरबराह से मिशेल और अयान के बारे में बातें कर रही थी। इनकी घटिया सोच और प्लानिंग पर असफद मलिक अपनी मुठिया बींच कर रह गए थे। हुलिया बदला होने के सबब किंजा बेगम उन्हें पहचान ना पाई थी। जिस तरह वो औरत गैंग के सरबराह के करीब होकर इसे छू रही थी, ये बात यकीनी थी कि वो अपने आशिक के अलावा बहुत सौ के बिस्तर की जीनत बनती थी। असफद मलिक का बस नहीं चल रहा था कि वो इस औरत को वहीं खड़े खड़े गोलियों से भून दे, जिसकी वजह से इनका बेहतरीन दोस्त दुनिया से चल बसा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब असफद मलिक का मिशन कंप्लीट होना था, यानी उन्होंने गैंग का काम तमाम करना था। सारी टीम तैयार थी। वो घर अपनी महबूब बीवी से मिलने आए थे। न जाने फिर वो इनसे मिल पाते या नहीं। वो घर दाखिल हुए तो सामने समीन बेगम को रोते पाया। क्या हुआ समीन, क्यों रो रही हो? उनके करीब जाते फिक्रमंदी से पूछने लगे। असफद अयान और मिशेल को वो ले गई जबरदस्ती। वो रोते हुए बोली, कौन ले गई उन्हें? असफद मलिक ने हैरत और परेशानी से पूछा। किंजा ले गई मेरी बच्चों को, उन्हें बचा लें प्लीज। वो रोते हुए इनका हाथ थाम कर बोली थी। अच्छा तुम रो नहीं, मैं उनको बिल्कुल सेफ तुम्हारे पास लाऊंगा और हमदान आप मामा का ख्याल रखोगे, ओके? समीम बेगम से कहते हुए 13 साल हमदान से मुखातिब हुए, जिस पर इसने फुल जोश से सर हिलाया था। अपनी गुड़िया और दोस्त के चले जाने पर वो खुद रो रहा था, मगर बाप की बात भी माननी थी। इन दोनों के माथे पे प्यार करते वो घर से निकल गए, शायद कभी ना आने के लिए। भाई मुझे मोम के पास जाना है, मिशेल जो समीन बेगम को मोम कहती थी अपने पास बैठे 15 साल अयान से बोली थी, जिस पर वो इसे अपने गले लगाकर दिलासा देने लगा था। सुबह अचानक ही कुछ लोग आए और इन दोनों को जबरदस्ती यहाँ ले आए थे और वो अच्छे से जानता था कि ये काम इसकी मोम का ही था। अभी वो दोनों एक दूसरे के गले लगे बैठे ही थे कि अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो गई थी, जिस पर मिशेल जोर जोर से डर कर रोने लगी थी। अयान इस अचानक हुई सिचुएशन पर खुद हैरान और परेशान था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि जोर से किसी ने दरवाज़ा खोला। सामने इनकी माँ इन दोनों को देख रही थी। चलो मेरे साथ तुम, वो एकदम आगे बढ़ती मिशेल को अयान से दूर करती बोली थी और इसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगी, जबकि अयान इनके पीछे ही भागा था। असफद मलिक ने सारा गैंग खत्म कर दिया था, बस पीछे किंजा और इसका आशिक ही बचे थे। किंजा तो न जाने कहा थी, मगर इसका आशिक इनके निशाने पर था। रुक जाओ असफद, वरना मिशेल को मार दूंगी मैं। वो एकदम वही आती मिशेल के गले पर चाकू रखती बोली थी, जबकि असफद मलिक ने अभी भी गन इनके महबूब पर तान रखी थी। लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं इस बच्ची को मार दूंगी। कहने के साथ उन्होंने मिशेल की गर्दन पर रखे चाकू पर दबाव बढ़ाया, जिस पर मिशेल के मुंह से चीख निकली और रोने में तेजी आई थी। और मुझे इल्म है कि इस बच्ची में तुम्हारी प्यारी बीवी की जान बचती है और वो जैसे इनको कमज़ोर करना चाहती थी। उन्होंने अपने सारी टीम मेंबर को गन नीचे करने का इशारा किया और खुद भी अपनी गन नीचे रखी थी। जहाँ किंजा खड़ी थी वहाँ पर इनका कोई भी मेंबर ना था जो वो कोई तरकीब बनाकर मिशेल को छुड़वा लेते कि तभी पीछे से अयान आया, जिसे देखकर उन्होंने इस एक इशारा किया था, जिस पर इसने फ़ौरन से अमल किया और नीचे पड़ी लाश के पास से गन उठाकर खुद भी हिम्मत लाते अंधाधुन किंजा बेगम पर फायर किया था। इससे पहले असफद मलिक फिर से अपनी गन उठाकर इस आदमी पर तानते, सामने वाले ने तेजी से गन उठाकर इन्हीं पर फायर कर दिया था। फायर के बाद अयान ने सामने देखा जहाँ असफद मलिक पर वो आदमी गोली चला रहा था। इसने एक लम्हे से पहले अपनी गन का रुख इस आदमी की जानिब किया था और बाकी बची गोलियां इसके अंदर उतार दी थी। मिशेल तो खौफ से बेहोश हो गई थी, जबकि सारी टीम मेंबर असफद मलिक की जानिब बढ़े थे। सब कुछ अचानक हुआ था, इन्हें कोई भी हरकत करने का मौका ही नहीं मिला था। अयान भी गन फेंकता असफद मलिक के पास भागकर पहुंचा, जिनके दिल वाली जगह पर गोली लग चुकी थी। अंकल अंकल आप ठीक तो हो ना? वो उनके चेहरे पर हाथ रखता फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जबकि असफद मलिक के चेहरे पर इतनी दर्द के बावजूद भी मुस्कुराहट थी। अयान मेरे बच्चे, आप वादा करो अपने फुप्पो मिशेल और हमदान का ख्याल रखोगे और बड़े होकर मेरी तरह सीक्रेट ऑफिसर बनना। हमदान को भी बनाना, इसे कहना इसके बाप का ख्वाब था। मिशेल और फुप्पो का ख्याल रखना मेरी जान, और बाकी अंकल से रब्ता करना जब तुम लोगों को फोर्स ज्वाइन करना हो। वो भी मेरी तरह एजेंट है, अपने वतन से बढ़कर कुछ नहीं। और अपनी फुप्पो से कहना मुझे माफ़ कर दे, हमारा साथ यहीं तक था शायद। उधर
दर्द के मारे बमुश्किल बोल रहे थे। सब कुछ कहने के बाद कलमा शहादत पढ़ते वो शहादत का रुतबा पा चुके थे। फूफो पर तो अपने महबूब शौहर की मौत की खबर बिजली की तरह गिरी थी और वो इस सदमा बर्दाश्त ना करते उनके पास अगले जहान चले गई थी। शायद उनको भी अपने शौहर के बगैर एक पल भी रहना गवारा नहीं था। बाकी अंकल खुद उन्हें अपने साथ ले गए थे और इतनी उम्र से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। मिशेल भी शौक से इनके साथ ट्रेनिंग करती और उनके साथ इसने भी यही फील्ड चूज़ की थी। वो दुनिया के सामने बिजनेसमैन थे, ब्लडी डेविल, डेंजर और हैकर ब्यूटी बनकर वो बुरे लोगों का काम तमाम करते। ये नाम उन्हें फोर्स की जानिब से ही मिले थे। हाल वो दोनों हैरत से बाकी अंकल को सुन रहे थे। आज जब वो घर आए तो हर तरफ खामोशी और वीरानी देखकर हैरत से नाहिल से पूछा, जिसने उनको सारी बात बता दी। मिशेल तो कहीं गई हुई थी, जबकि हमदान और रियान तो 3 दिन से घर नहीं आए थे। नाहिल की बात सुनकर वो फौरन मोमिल के कमरे में आए थे, जो इन्हें यहाँ देखकर हैरान हुई थी। नाहिल ने अहमद को भी वीडियो कॉल कर दी थी और जब बाकी अंकल ने उन्हें सारी हकीकत बताई तो वो दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा हुए थे। अहमद तो शर्मिंदगी से नजरें ही नहीं उठा पा रहा था कि ये उसने क्या कर दिया। मिशेल को खुद से बदजन कर दिया। वीडियो कॉल बंद करते हुए सर हाथों में गिराए खुद को गालियों से नवाज रहा था। मैं नहीं जानता बेटा कि यार ने पहले आपसे क्यों हकीकत छुपाई, मगर हाँ ये ज़रूर दावे से जानता हूँ कि उसने तुम्हें अब क्यों सच से दूर रखा और तुम्हारी बदगुमानी दूर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आया। बाकी अंकल की बात पर इसने हैरत से नहीं देखा, क्यों नहीं आया और क्यों दूर नहीं किया। वो अपने मिशन पर जा चुका है जो 3 से 4 माह का होगा या शायद इससे भी ज़्यादा। और एक सिपाही जो मिशन पर होता है तो अपना कफन सर पर बांध कर चलता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अयान और हमदान जिस मिशन पर गए हैं वो हमारी एजेंसी का सबसे मुश्किल मिशन है और इसीलिए सबसे होनहार एजेंट भेजे गए हैं, जिनमें वो दोनों भी शामिल हैं। इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी कहे और बताए बगैर चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो इससे कुछ हो जाए तो तुम इसकी याद में ना रहो, क्योंकि जब तुम इससे नफरत करती रहोगी तो इसकी मौत तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगी और ना ही तुम रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब करोगी। वो तुम्हारी और अपने बच्चे की अच्छी सेहत चाहता है। मैं आज इधर इसीलिए आया था क्योंकि अयान मुझसे जाते हुए कह कर गया था कि मैं उनका आने तक पैलेस में रहूं तुम तीनों के पास। बाकी अंकल की बातों पर मोमिल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। नहीं, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता था। वो मौत के मुंह में चला गया बिना इसे पूछे, बिना इसे बताया और ना इसे कोई दलील दी अपनी बेगुनाही की। उल्टा खुद को मुजरिम ही साबित किया ताकि उसकी मौत पर वो खुश हो, पर ऐसा नहीं था। वो नफरत में भी इसका बुरा नहीं चाहती थी। अंकल इन्हें कहें वापस आ जाए, इन्हें कहें मोमिल को इनकी ज़रूरत है, वापस आ जाए, वरना इस बार समरीन फुप्पो की तरह मैं अकेली नहीं मरूंगी, हमारा बच्चा भी मर जाएगा। इसे कहे वापस आ जाए ना हमारे पास। वो बाकी अंकल के गले लगती बुरी तरह रोते हुए बोली थी, जबकि पास खड़ी नाहिल का भी यही हाल था, मगर इसने खुद को मजबूत कर रखा था। वैसे भी इसकी आदत थी अपने बाबा के मिशन पर जाने पर भी वो खुद को मजबूत कर लेती थी, मगर इस बार दिल बहुत उदास था। इसका भी दिल किया था हमदान को रोकने का, मगर वो नहीं कर सकती थी। सबसे पहले वतन, फिर सब कुछ। आज वो मामूल से ज़्यादा तैयार होकर आया था। जब क्लास इसे देखकर हैरान हुई, सर आप आज इतना तैयार क्यों होकर आए हैं? क्लास से एक लड़की ने खड़े होते हुए पूछा था, जबकि वो तो पूरी क्लास में नजर दौड़ाते हुए मिशेल को ढूंढ रहा था, मगर वो इसे ना दिखी थी। इसे अपनी सारी तैयारी ज़ाया हो जाती हुई महसूस हुई थी। बस क्या बताऊँ डियर स्टूडेंट, आज किसी रोटी को मनाना था मगर वो आया ही नहीं। इसकी बात पर सारी क्लास हैरान हुई थी। किसको सर? अब की बार किसी लड़के का सवाल आया था, बता दूँ? इसने शरारत से पूछा, जिस पर सारी क्लास ने हाँ में सर हिलाया। अपनी बीवी को मनाना है यार, अब पता नहीं कैसे मानेंगे, गलती भी मेरी थी, इसे बहुत हर्ट किया है मैंने। वो बोल रहा था कि अचानक क्लास की सारी लड़कियां गम से चीखने लगी। सर आप शादीशुदा हैं? क्लास की हैरत से भरी आवाज़ में किए गए सवाल पर इसने हाँ में सर हिलाया। जी मगर अभी निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। क्या फ़ायदा सर, रुखसती हुई हो या नहीं, हमारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया ना। दिल तो रो दिया, रद्द कर दिया आपने। इसके कहने पर क्लास की एक लड़की मुंह बिगाड़ती बोली, जिस पर इसका कहका बुलंद हुआ था, सॉरी लेडीज़, पर मेरे दिल में कोई और है और वो निकाह में भी है। इसके मुस्कुराकर कहने पर क्लास ने भी स्माइल पास की थी। वैसे सर आपने कहा मनाना था मगर वो आया नहीं, यानी वो इसी यूनी की है? कौन है वो सर? समीर के पूछने पर अहमद ने शैतानी मुस्कुराहट से इसे देखा था। बिल्कुल इसी यूनी, बल्कि इसी क्लास की है। अहमद के कहने की देर थी कि पूरी क्लास चीख उठी थी। क्या? मगर कौन? सबके पूछने पर इसने मुस्कुराकर सबको देखा। आप ही क्लास की गुंडी मिस मिशेल खान और सॉरी मिसेस मिशेल अहमद शाह। इसे कहने पर जैसे पूरी क्लास को सदमा ही लग गया था, जबकि सबसे ज़्यादा सदमे में तो समीर था। वो ऐसे कैसे कर सकती है? समीर एकदम खड़ा होता सदमे से बोला था, जिसका अहमद ने तो कोई और ही मतलब लिया था। क्या मतलब कैसे कर सकती है? हमारे निकाह को 1 माह से ऊपर हो गया है। इसने जैसे समीर को जताना चाहता। सॉरी सर मगर आपकी बीवी मुझसे नहीं बचेगी। मुझे रोज़ कहती है कि अगर अपनी शादी पर नहीं बुलाया तो तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, और खुद निकाह किए बैठी है, मुझे बताया भी नहीं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो सदमे और गुस्से से बोलते अहमद को हैरान कर गया था। मतलब वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और वो बिला वजह ही गलत सोच रहा था। सॉरी दोस्त, मैं तुम्हें अपनी बीवी को कुछ नहीं कहने दूंगा। वैसे भी वो मुझसे नाराज़ है, तो बस तुम्हें और सारी क्लास को मेरी मदद करनी पड़ेगी इसे मनाने में। क्या करना है और कैसे करना है मैं बता दूंगा। और इसे कोई नहीं कुछ बताएगा, कोई भी इसे शो नहीं होने देगा कुछ भी। हमें इसे जेलस फील करवाना है, क्योंकि वो किसी को मेरे करीब या किसी की तरफ मेरी तवज्जो बर्दाश्त नहीं करती। तो क्लास मदद करोगे सब? इसके पूछने पर सारी क्लास ने पुरजोश आवाज़ में ये सर कहा, जिसमें सबसे ऊंची आवाज़ समीर की थी।
क्या मैं अंदर आ जाऊं? मोमिल जो उदास सी बैठी थी, मिशेल की आवाज़ पर इसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा जहां वो अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। आ जाओ मिशेल, इजाज़त क्यों मांग रही हो? इसने हल्का सा मुस्कुराकर इसे कहा, जिस पर दरवाज़ा बंद करती अंदर आई थी। कैसी हो? मिशेल ने इसे पास बेड पर बैठते हुए पूछा था। तो मैं कैसी लग रही हूँ? मिशेल के सवाल के जवाब पर मोमिल ने आगे खुद सवाल किया था, जिस पर मिशेल ने बिना कुछ कहे सर नीचे झुका लिया था। माफ़ करना मोमिल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मैं तुम्हें दोस्त कहती थी मगर तुमसे सच छुपाया। आज यहाँ भी बहुत हौसला जमा करके आई हूँ ताकि तुम्हें सच बता सकूँ। मिशेल के शर्मिंदा सा कहने पर मोमिल ने इसका हाथ पकड़ा। कौन सा सच मिशी? यही कि तुम लोग सीक्रेट एजेंट हो? मोमिल के गए गए अल्फाज पर मिशेल ने हैरत से देखा था। तुम्हें कैसे पता? वो आंखें नीचे की हैरत से बोली थी, जिस पर मोमिल फीका सा मुस्कराई थी। बाकी अंकल ने बताया कल तुम घर नहीं थी, तब तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो मिशी, बल्कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम लोगों को क्या क्या नहीं कहा, और सबसे बढ़कर अहमद भाई की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। प्लीज़ मिशेल, मुझे और अहमद भाई को माफ़ कर दो। वो इस वक्त गुस्से में थे, इसीलिए वो अल्फाज कहे, और मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हुई हो। प्लीज़ माफ़ कर दो। मोमिल इसके सामने हाथ जोड़ती बोली थी, जिस पर मिशेल ने फ़ौरन इसके जुड़े हाथों को थामा था। ये क्या कर रही हो मोमिल? ऐसे मत कहो। तुम मेरी दोस्त से बढ़कर मेरी बहन और मेरे भाई की मोहब्बत बल्कि इश्क हो, इनका मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इन सारी वजूहात पर तुमने तब जो कहा वो सब बस एक गलत फहमी के ज़ेर असर कहा था, लेकिन तुम्हारा कोई भी लफ्ज़ मुझे बुरा नहीं लगा, तो तुमसे नाराज़ या गुस्सा होना नहीं बनता मेरा। और रही बात अहमद की, तो मुझे माफ़ करना मोमिल, ये मेरे बस में नहीं, क्योंकि उसने दिल पर वार किया था अपने अल्फाज से। वो मुझे बुरा भला जो मर्जी कहता, मगर इसने सीधा तलाक की बात की थी और यहाँ वो मेरे दिल से उतर गया था। मिशेल की बात पर मोमिल अपनी जगह शर्मिंदा हुई थी। जो भी था अहमद इसी का भाई था। अयान का कुछ पता है वो कैसे हैं? मोमिल के सवाल पर मिशेल ने नाम में सर हिलाया। नहीं मोमिल, जब मिशन पर जाया जाता है तो तब तक कोई खबर नहीं मिलती जब तक मिशन कंप्लीट ना हो जाए, और खबर भी दो तरह से मिलती है, या तो जब घर के दरवाजे पर वो सिपाही खुद आया, फिर उसका जनाजा। मिशेल की बात पर मोमिल का हाथ अपने दिल पर गया था। अल्लाह ना करे इन्हें कुछ हो। मोमिल ने जल्दी से दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ते मिशेल से कहा था, जानती हो मोमिल, भाई कभी भी खुद से बेगाना नहीं हुए, मगर तुम्हारी नाराज़गी में वो खुद को भूल गए थे। ना अपना होश था ना ही आसपास का, इसलिए वो जानबूझकर मिशन पर गए। हालांकि मिशन अभी नहीं होने वाला था, मगर उन्होंने पहले ही तय कर लिया। मैंने बहुत कहा था उन्हें मुझे भी साथ ले जाए, मगर वो बोले नहीं मिशेल, तुम्हें यहाँ रहना है, मोमिल और नाहिल का ख्याल रखना है। और आखिरी बार जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने जाते हुए मुझे कहा था, मिशी, मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी जान तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और तो जानती हो उन्होंने ज़िंदगी और जान किसे कहा था? मोमिल जो आंखों में आंसू लिए इसकी बातें सुन रही थी, इसके पूछने पर नाम से आने लगी। उनकी ज़िंदगी तुम हो और जान आने वाली वजूद यानी उनके औलाद, और उन्हें जो जैसे यकीन है बेटी ही होगी। मुझे कह कर गए थे कि मेरी बेटी को अपनी तरह मजबूत बनाना मिशी, अगर मैं ना लौट सकूं तो। और मैं बहुत रोई थी इनकी इस बात पर। अल्लाह ना करे इन्हें कुछ हो। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी कि तभी नज़र मोमिल पर गई जो बे आवाज़ रो रही थी। खैर छोड़ो सारी बातें, आओ बाहर चलते हैं, नाहिल ने केक बनाया है, मिलकर खाते हैं। वो इसी उदास देकर जल्दी से बोली थी, जिस पर मोमिल ने भी अपने आंसू साफ करते खामोशी से इसके साथ चल पड़ी थी। उन्होंने मोमिल से भी कहा था कि यूनी चलने का, मगर उसने मना कर दिया। इसका कोई मूड नहीं था इस हालत में घर जैसी पुरसुकून जगह छोड़कर यूनी के शोर में जाती। इसे तो अय्यान ने भी बहुत कहा था आगे पढ़ने का, जब इसकी वेनाई वापस आई थी, मगर इसका कोई मूड नहीं था पढ़ने का। 12 भी इसने अहमद के कहने और इसे पढ़ाने के जरिए प्राइवेट कर ली थी, मगर अब इसका कोई मूड नहीं था आगे पढ़ाई जारी रखने का। वो दोनों क्लास में बैठी और सारी क्लास मिशेल को देखकर अपनी हंसी जब्त कर रही थी, मगर इसके देखते ही वो लोग अपनी नजरें घुमा लेते। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं? मिशेल ने नाहिल और मोमिल से आहिस्ता आवाज में पूछा था। नहीं, तुम्हारा वहम होगा यार। नाहिल के कहने पर इसे भी लगा शायद इसका वहम ही है। और ये समीर नजर नहीं आ रहा, कहाँ आया वो? क्या आज आया नहीं? मिशेल ने अपने पीछे वाले बेंच पर बैठी लड़की से पूछा, जिसने आगे से कंधे उचका दिए। कि तभी अहमद की क्लास शुरू हुई और वो क्लास में दाखिल हुआ। इसके साथ ही समीर भी था, जिससे वो हंस कर कुछ कह रहा था। क्लास में आते ही समीर मिशेल लोगों के साथ जाकर बेंच पर बैठ गया, जबकि मिशेल इसे यूं अहमद के साथ आने और उसके साथ हंस कर बातें करने की वजह से घूर रही थी, जिस पर उसे नासमझी से देखने लगा। इससे पहले को कुछ पूछता, क्लास की एक लड़की ने अहमद को मुखातिब किया। सर आपसे एक सवाल पूछूं? इसने आंखें छोटी की इस लड़की को देखा जिसे अहमद बोलने का कह रहा था। सर आप मैरिड हैं या फिर कोई मंगनी वगैरह? इस लड़की के सवाल पर मिशेल और नाहिल दोनों की नजरें अहमद पर टिक गई थी कि आखिर इसका क्या जवाब होगा। नहीं डियर, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। अहमद के जवाब पर जहाँ नाहिल और मिशेल का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं क्लास ने अपनी हंसी छुपाई थी। मिशेल को तो इसके जवाब से ज्यादा इस लड़की के डेर कहने पर तब चढ़ी थी। नाहिल भी अपना गुस्सा चेहरे पर सजाई। इससे पहले खड़े होकर अहमद के सर होने का भी लिहाज साइड पर रखती से खड़ी खड़ी सुनाती। मिशेल ने इसका हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोका था। ओ सर, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्या? क्लास के किसी दूसरे लड़के की जानिब से सवाल आया था, जिस पर अहमद ने मासूम चेहरा बनाकर नाम में सर हिलाया था, जबकि मिशेल ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बीच ली थी। आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए थे, जिन्हें इसने आंखें बार बार झपकते अंदर वापस धकेलना चाहा था। सर तो आप हुक्म करें, कोई प्यारी सी लड़की देखकर आके सेटिंग करवा दूं। अब की बार समीर के कहने पर अहमद के साथ सारी क्लास का कहकर गूंजा था, जबकि मिशेल और नाहिल दोनों ने समीर को घूर कर देखा था, जो इनके देखने पर जल्दी से चेहरे का रुख बदल गया था। सर वैसे मैं भी किसी से कम नहीं, आप मुझे भी तो अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चूज कर सकते हैं। क्लास की एक लड़की खड़ी होती है कदा से बोली थी, जिस पर सारी क्लास ने हुटिंग की थी। वैसे बात तो आपकी सही है मिस, आप वाकई
किसी से कम नहीं है। अहमद के अल्फाज पर मिशेल का जवाब दे गया था। वो गुस्से से अपनी सीट पर खड़ी होती ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी थी। वाह मिस्टर अहमद वाह, सही दिखा रहे हैं ना अपनी मर्दों वाली खसलत में। हंस कर समीर से या किसी लड़के से बात करने तो आपके अंदर का शौहर जाग जाता है और मुझ पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। मुझे याद दिलाया जाता है कि मैं आपसे निकाह में हूँ। और खुद क्या करते हैं आप? बोले खुद क्या हैं आप? पहले आपने मुझे कहा था ना कि आप मुझे तलाक देंगे, तो आज मैं कह रही हूँ मुझे आपसे तलाक चाहिए। बकवास बंद करो, अब ये लफ्ज़ मुंह से ना निकले। वो जो चुपचाप अनाया की बातें सुन रहा था, मगर तलाक वाली बात पर इसने गुस्से से चीखते हुए कहा था। सारी क्लास सांस रोक के इन दोनों को देख रही थी, जबकि एक स्टूडेंट ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि बाहर आवाज़ ना जाए और ना ही कोई अंदर आ सके। क्यों चुप करवा रहे हैं? मुझे मत भूलें आपके ही अल्फाज थे ये, और अगर मेरे भाई और आपकी बहन वहाँ ना होती तो कोई शक नहीं, आप दे भी देते मुझे तलाक। मिशेल की बात पर अहमद का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। सॉरी मिशेल, आई एम रियली सॉरी, मुझे मेरी गलती का अंदाज़ा है, मगर प्लीज़ यार ऐसा ना करो। ये सब भी ड्रामा था, बस तुम्हारी अटेंशन लेने के लिए। मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी मोहब्बत हो ये बात तुम भी जानती हो, और तुम मेरी पहली और आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दो। अहमद के हारे हुए लहजे में कहता इसे करीब आने लगा, जब मिशेल ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। बस आगे मत आइएगा। और किस गलती की बात कर रहे हैं मिस्टर अहमद? वो गलती नहीं बल्कि गुनाह था। तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपने बिना कोई बात जाने, बिना कोई दलील सुने। तब याद नहीं आया आपको कि मैं आपकी मोहब्बत हूँ जिससे आपने अपनी मर्जी से निकाह किया था? और ये सारा ड्रामा हो या हकीकत मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब आपके साथ ये रिश्ता और नहीं रख सकती। वो गुस्से से बोलती नाहिल का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी, मगर अहमद ने अचानक इसका रास्ता रोका। तुम्हें भी तो मुझसे मोहब्बत है? वो आंखों में इस आस लिए बोला जिस पर मिशेल जख्मी सा मुस्कुराई थी और आंखों में आंसू आए थे। हाँ मोहब्बत हो गई थी तुमसे, बहुत और बेतहाशा मोहब्बत। तुम्हारी तवज्जो और प्यार की आदी हो गई थी मैं। मुझसे मोहब्बत से मोहब्बत थी। जानते हो अहमद, मैंने उस दिन तुम्हारा बहुत इंतजार किया था। यूनी से भी छुट्टी की थी और तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया था। हमदान मुझ पर कभी हंसा तो कभी मेरी बेचैनी देखकर मुस्कुरा देता, मगर तुमने उसने मुझे यहाँ दर्द दिया। इसने दिल पर हाथ रखते कहा था और मेरी रूह को जख्मी किया। जानते हो जब तुमने तलाक का लफ्ज़ निकाला था तब मैंने 1 सेकंड में 1000 मौत मरी थी। हमने उस दिन अपनी शादी का लहंगा लेने जाना था। मैं सुबह से न जाने खालों में कितना खाके बना चुकी थी कि इस कलर का मेरा लहंगा होगा और इस तरह की तुम्हारी शेरवानी होगी। 3 हफ्ते बचे थे हमारी रुखसती को और तुमने इन 3 हफ्तों की दूरी और बेचैनी को 3 लफ्ज़ों की धमकी देकर ख़त्म कर दिया। वो रोते हुए बोलती आप इसे अपने साथ सारी क्लास को रुला रही थी, जबकि अहमद खुद इसकी बातें सुनकर अपनी आंखों में आने वाले आंसू ना रोक सका था। क्या वाकई मिशेल को इतनी मोहब्बत हो गई थी? सॉरी मिशेल, मेरी जान में वादा करती हूँ ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपने कहे गए एक लफ्ज़ का अजाला करूँगा। वो शर्मिंदगी से कहता इसका हाथ थाम गया था, जिस पर मिशेल ने रोते हुए नाम में सर हिलाया था। नहीं, अब यकीन नहीं करना तुम फिर से यकीन तोड़ दोगे। वो हिचकियों के दरमियान बोली थी, जबकि अहमद इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और इसका हाथ थाम कर इसकी आंखों में देखने लगा था। मिशेल, मैं अहमद शाह वादा करता हूँ, बस एक बार मेरा यकीन कर लो। दोबारा तुम्हारी आंखों में अपनी वजह से आंसू नहीं आने दूंगा। अपने दिल के एक एक जख्म का अजाला करूंगा। मेरी गारंटी मोमिल से ले लेना, मगर प्लीज़ यार आखिरी दफ़ा माफ़ कर दो और फिर से ये हाथ थाम लो। तो क्या फिर से मेरे साथ अपनी दुनिया बसाओ की? वो मोहब्बत से चोट लहजे में एक लफ्ज़ बोल रहा था, जबकि इसके आखिर में पूछने पर पूरी क्लास आंसू साफ करती मिशेल के जवाब का इंतजार करने लगी थी। हाँ कर दो मिशेल, हाँ कर दो प्लीज़ मिशेल, यस प्लीज़। सारी क्लास इसे हाँ बोलने का कह रही थी कि तभी नाहिल के भी अपने कंधे पर हाथ रखने पर इसे मुड़कर इसे देखा था, जो खुद इसे गर्दन हिलाकर हाँ करने का इशारा कर रही थी। इसने वापस अहमद की तरफ देखा, जो आंखों में उम्मीद लिए इसे देख रहा था। एक लंबा सांस भरते इसने हाँ में से हिला दिया था, जबकि इसके हाँ करने पर सारी क्लास ने होटिंग शुरू कर दी थी, जबकि लड़के तो बाकायदा नाचने लगे थे, जिनमें सबसे आगे समीर था। अहमद ने खड़े होते इसे कसकर गले लगाया था, जिस पर मिशेल ने शर्माकर इसके सीने में सर छुपा लिया था, जबकि नाहिल को भी अहमद ने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया था और इसे भी अपने गले लगाया था, जो आंखों में खुशी लिए आंसू से मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया भाई, आपने हमारे घर की रौनक के चेहरे पर असल रौनक वापस ला दी। नाहिल इसके बाजू के हिसार में आते मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अहमद ने भी मुस्कुराकर मिशेल को देखा, जो समीर को घूर रही थी, जो नाच नाच कर इसे जज कर रहा था। और कितना तड़पाएंगे यान, मुझे ख़त्म कर दिया, अब ये सज़ा आ जाए ना वापस। वो अयान की तस्वीर सीने से लगाए रोते हुए अयान के तस्वुर से मुखातिब थी। ये तो उसके रोज़ का मामूल बन गया था। 5 माह हो गए थे अयान और हमदान को गए और इन 5 माह में इनकी कोई खबर ना आई थी। वो रोज़ रात को यूं ही अयान की तस्वीर पकड़ के इससे हज़ारों बातें करती और आखिर में रोते हुए इसे वापस आ जाने का कहकर रोती रोती सो जाती। नाहिल भी हमदान के जाने के बाद काफ़ी उदास नजर आती, मगर फिर भी खुद को संभाल लेती, मगर मोमिल तो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लेती। मिशेल भी अपने भाइयों को मिस कर रही थी, मगर वो जानती थी वतन सबसे पहले और फिर बाकी हर एक रिश्ता। इस वक्त मोमिल अपना रोज़ का काम सर अंजाम दे रही थी कि अचानक बाकी अंकल ने आकर इसे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उसके इजाज़त देने पर कमरे में दाखिल हुए थे, मगर इनके चेहरे पर परेशानी देखकर मोमिल के दिल में खौफ सा बैठा था। क्या हुआ अंकल, ऐसे क्यों परेशान नजर आ रहे हैं? मोमिल ने परेशानी से तस्वीर साइड पर रखते इनसे पूछा था। मोमिल, बेटा मैं नाहिल और मिशेल हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो तुम अपना ख्याल रख लोगी ना? बाकी अंकल की बात सुनकर इसने हैरत से इन्हें देखा था। क्या हुआ अंकल, खैर तो है? हॉस्पिटल क्यों जाना है? इससे परेशानी में इजाफा हुआ था। बेटा वो हमदान को गोली लगी है और इसे हमारे आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
इसीलिए मैं नाहिल और मिशेल जा रहे हैं, तुम्हें भी ले जाते हैं, मगर तुम्हारी हालत की वजह से कह रहे हैं कि तुम घर रह लो। बाकिर अंकल की बात पर वो परेशानी से फ़ौरन खड़ी हुई थी। क्या, कब लगी उन्हें गोली, अब कैसे हैं वो? एकदम से एक सवाल पूछने लगी थी। बेटा अभी कुछ नहीं कह सकते और अभी हमारा जाना ज़रूरी है। हम नाहिल ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है और मिशेल की हालत भी ठीक नहीं है। बाकिर अंकल की बात पर इसने फ़ौरन दुपट्टा सही से अपने ऊपर ओढ़ लिया था। चलिए मैं भी साथ जाऊँगी और प्लीज़ मना मत करिएगा। मोमिल के जाने वाली बात पर वो जो एतराज़ करने वाले थे खामोश हो गए थे। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, वो कहते कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि मोमिल भी अपना भारी वजूद संभालती इनके पीछे निकली थी। हॉस्पिटल पहुंचने तक नाहिल का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मोमिल खुद भी रोती से तसल्लियां दे रही थी और मिशेल वो तो बस खामोशी से बुत बनी बैठी थी, आंखें बिल्कुल साकित से एक ही जगह पर टिकी हुई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सब जल्दी से अंदर गए थे, जहां हमदान का ऑपरेशन चल रहा था। कॉरिडोर में ही इन्हें अयान और इनके बाकी साथी भी नजर आए थे, जिनके चेहरों पर भी परेशानी और फिक्र दर्ज थी। इनके वहां आते ही वो सब अयान से मिलते वहां से चले गए थे, जबकि रोती हुई नाहिल को चुप करवाने के साथ खुद रोती मोमिल पर अयान की नजर पड़ी थी, तो इसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां मीच ली। वो अच्छी तरह अपनी हालत से वाकिफ थी, फिर भी यहाँ आ गई और ऊपर से रो रो कर अपनी हालत भी बिगाड़ रही थी। इससे पहले कि उसे क्लास लेता, इसकी नज़र मिशेल पर गई थी, जो खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। वो मोमिल से भी बाद में निपटने का सोचता मिशेल के पास किया था। अपने पास किसी को खड़ा होता महसूस करके मिशेल ने सर उठाकर सामने वाले को देखना चाहा था, जबकि सामने अयान को खड़ा देखकर इसने आंसुओं से भरी आंखों से इसे देखा था और अगले ही लम्हे वो ज़ारों की तार रोती से गले लगी थी। भाई मेरा बड़ी भाई, वो अंदर तकलीफ में है, वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये भाई। प्लीज़ भाई उसे कहें ना वो मुझे तंग ना करे और मैं इससे कभी नहीं लड़ूंगी, इसकी हर बात मानूंगी, पर इसे कहें मेरी इस तरह जान ना निकाले, मैं भी मर जाऊंगी। इसको कुछ हुआ तो मैं अपने बड़ी के बगैर कुछ नहीं, और ये बात वो जानता है, इससे मुझे तंग कर रहा है। इसे कहें अपने पार्टनर के साथ ऐसा ना करे, मैं लाख मजबूत बन जाऊं पर इसके लिए मेरा दिल बच्चों वाला है। इसे कहना ठीक हो जाए। वो हिचकियों से रोती हुई अयान के सीने से लगी बोल रही थी, जबकि इसके रोने पर अयान की आंखें भी नम हो गई थी। मोमिल और नाहिल अपना गम भूलकर इसके रोने पर रोने लगी थी। अभी वो अयान के सीने से लगी रो रही थी और अयान इसे कमर से हिलाता चुप करवा रहा था कि तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया था। बारिक हो मेजर अयान, कैप्टन हमदान बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात इन सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ा गई थी। आप लोग थोड़ी देर बाद इनसे मिल लीजिएगा, डॉक्टर अयान से कहता। बाकिर अंकल के कंधे पर हाथ रखकर कहता वो चला गया था। बाकिर अंकल अयान से नमाज का कहकर चले गए और नाहिल मिशेल दोनों भी प्रेयर रूम के तरफ बढ़ गई थी सजदा शुक्र करने, जबकि मोमिल वही बेंच पर बैठी हुई थी। अयान इसको देखता वही बेंच पर इसे करीब बैठ गया था। मोमिल जिसे अब अयान की होश आई, अपने अल्फाज जमा कर रही थी बोलने के लिए। तुम्हें नहीं आना चाहिए था मोमिल हॉस्पिटल, वो भी इस हालत में। अयान ने इसके चेहरे पर नजर जमाए कहा था। आज कितने दिनों बाद वो इसे देख रहा था, जो ममता का रूप लेती और खूबसूरत हो गई थी। मुझे फिक्र थी हमदान भाई की। मोमिल के मासूमियत से कहने पर अयान का दिल ना किया इसे डांटने का, सो बिना इसे डांटे वो खामोश हो गया था। आप इतने दिन क्यों नहीं है, जानते हैं ना मैं कितनी तड़पी हूँ आपके लिए, वो उसकी जानिब देखते बोली थी। इन 5 माह में मैं तुमसे दूर जरूर रहा हूँ, मगर तुम्हारी हर एक मोमेंट पर मेरी नज़र थी मेरी, और तुम जितना मर्जी तड़पी हो, ये तड़प उस तड़प के आगे कुछ नहीं मेरी जान, जो मैंने अपने अंदर महसूस की तुम्हारी जुदाई में। अयान के अल्फाज सुनकर मोमिल को खुद पर रश्क और गुस्सा एक साथ आया था। रश्क इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिलने पर, गुस्सा अपनी माजी के रवैये पर। प्लीज़ अयान मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको न जाने क्या कुछ नहीं कहा, मगर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। वो अयान के सीने से लगी रोते हुए बोली, जबकि अयान इसका यूं करीब आके गले लगना सुकून दे गया था। अब तो दूर जाने की बात नहीं करोगी ना, अयान ने इसे कमर से हिलाते कहा था। कभी नहीं करूँगी, मुझे मेरा शोहर हर हाल में कबूल है, चाहे वो अयान हो या फिर ब्लडी डेविल, क्योंकि वो हर रूप में मेरा दीवाना है और मुझे मेरे दीवाने की दीवानगी से मोहब्बत है। वो सर ऊपर करती इसके मगरूर नाक पर लब रखते बोली, जिस पर इसने भी इसके लबों का बोसा लिया था। वो सुकून से इसकी सीने पर सर रखती आंखें मूंद गई थी और थोड़ी ही देर में सुकून की नींद सो गई थी। इन गुजरे 5 माह बाद इसे सुकून की नींद आई थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने शौहर की बाहों के मजबूत हिसार में सो रही थी और इस हिसार को तो वो तरस रही थी। हमदान को होश आ गया था, डॉक्टर ने इन्हें इससे मिलने की इजाज़त दे दी थी। इस वक्त वो सब इसके कमरे में मौजूद थे। अहमद भी आ गया था, मगर मिशेल वहाँ मौजूद ना थी। नाहिल इसके पास बैठी से फ्रूट्स काट कर दे रही थी और अयान को छोड़कर बाकी सब वहीं पास पड़े सोफे पर बैठे थे। अयान वहीं सोफे के पास खड़ा मोमिल को नहार रहा था, जो अपने भाई से न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी, और बातों के दरमियान इसके मुंह के बनते फेस एक्सप्रेशन अयान को बहुत मजे के लग रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। और अयान इस बात का भी कायल हुआ था कि मोमिल झूठ नहीं कहती थी। अहमद वाकई इसे अपनी सगी बहनों से बढ़कर चाहता था, क्योंकि इस वक्त भी वो बहुत इन्हमाक से इसकी बातें सुन रहा था, जैसे इसे जरूरी काम दुनिया में हो ही ना। मिशी कहाँ है, वो अब तक मुझे मिले क्यों नहीं आई। हमदान जो कब से दरवाजे की जानिब देख रहा था, मिशेल शायद अब आ जाए, मगर जब वो ना आई तो आखिर पूछ ही बैठा। इसके पूछने पर सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। नाराज है तुमसे, इसीलिए नहीं आ रही अंदर। बाकी अंकल की बात पर इसे हैरानी हुई थी। क्यों नाराज क्यों है वो मुझसे, मैंने किया क्या है। हमदान की परेशानी से पूछने पर सब मुस्कुराए थे। तुमने थोड़ी देर पहले इसकी जान निकाल दी थी। अयान की बात पर इसने पहले तो इसे नासमझी से देखा, मगर जब बात समझ आई तो हल्का सा हंस दिया। ओहो ये लड़की बिना कहाँ है वो
हमदान को पूछने पर सबने दरवाजे की जानिब इशारा कर दिया, मतलब साफ था कि वो बाहर थी। मुझे लेकर चलो ज़रा इसके पास। हमदान उठने की कोशिश करता बोला, जबकि मनाहिल ने इसे जल्दी से सहारा दिया। नहीं तुम आराम करो, इसे अंदर बुला लेता हूँ, तुम्हारे टांके ना खुल जाए। अयान के मना करने पर इसे नाना में गर्दन हिलाई। नहीं वो मुझसे नाराज़ है तो जाना भी मुझे चाहिए, उसे मनाना और कुछ नहीं होता यार। एक मुजाहिद इतनी सी चोट को कोई अहमियत नहीं देता। हमदान की गर्दन खड़ी करके कहने पर सब मुस्कुराए थे, जबकि अयान और अहमद ने आगे बढ़कर इसे सहारा देते खड़ा किया था और बाहर की जानिब लेकर चल दिए थे। मिशेल हमदान के कमरे के बाहर बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। वो लाख मजबूत सही, मगर हमदान के लिए वो बहुत पॉजेसिव थी, शायद अयान और अहमद से भी ज़्यादा। वो इसे लाख लड़ती झगड़ती, मगर इसे के बगैर एक लम्हा रहती भी नहीं थी। अब भी इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाकर इसे जख्मी हालत में देख सके, इसीलिए नम आंखें लिए बाहर बेंच पर बैठी गई थी। वहीं बैठी ज़मीन पर नजर जमाए हुए थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो अच्छे से जानती थी कौन आया होगा। अगर वो हमदान की जख्मी हालत में नहीं देख सकती थी तो वो भी इसे देखे बगैर नहीं रह सकता था। मिशी मेरी जान, उसे करीब पहुंचता प्यार से सब काटते बोला था, जिस पर मिशेल ने अपनी नम आंखें ऊपर करते इसे देखा था, जो अयान और अहमद के सहारे से खड़ा था। वो जल्दी से खड़ी होती फिक्रमंदी से इसका बाजू थाम गई थी। तुम क्यों बाहर आए हो? तुम्हारे जख्म कच्चा है अभी और तुम्हारे टांके भी खुल सकते हैं। वो फिक्रमंदी से कहती से मुस्काने पर मजबूर कर गई थी, जबकि अहमद और अयान दोनों खामोशी से इन दोनों की बातें सुन रहे थे। तो और क्या करता, तुम तो आई नहीं अंदर और मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं, इसलिए बाहर आ गया। और ये जख्म टांके कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, तो हर दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो प्यार से इसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, जिस पर मिशेल मुस्कुराकर इससे गले लगी थी और हमदान की चीख निकल गई थी। ध्यान से मिशेल, अयान और अहमद एक साथ बोले थे, जबकि मिशेल खुद परेशान होती पीछे हटी थी। सॉरी बड़ी सच्ची पता नहीं चला, आई एम रियली सॉरी, ज़्यादा लगी तो नहीं। वो फिक्रमंदी और शर्मिंदगी से बोलती, आहिस्ता से इसके जख्म वाली जगह पर अपना नाजुक हाथ रखते बोली थी, अरे कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। इसका हाथ थाम कर इस पर बोसे देते बोला था, जबकि मिशेल को अभी भी शर्मिंदगी हो रही थी। चलो अंदर चलें, तुम भी मुझे बताओ इस कमीने इंसान से तुमने सलाह क्यों की? वो अयान और अहमद का सहारा छोड़ता मिशेल का सहारा लेते अहमद की तरफ इशारा करते बोला था, जबकि मकसद सिर्फ इसे नॉर्मल करना था। और फिर ऐसा ही हुआ। वो इसे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे में ले गई थी और साथ ही से सारी राम लैला सुनाने लगी, जबकि पीछे खड़ा अहमद इन दोनों की मोहब्बत को हैरत से देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतनी अहमियत रखते थे कि इतनी तो शायद अहमद और नाहिल भी नहीं रखते थे। शायद वो कभी भी मिशेल की ज़िंदगी में हमदान से ज़्यादा अहमियत नहीं हासिल कर सकती थी। वो सोच रहा था कि अयान ने इसे कंधे पर हाथ रखते इसे सोचो कि दुनिया से बाहर हकीकत की दुनिया में वापस बुलाया था। ज़्यादा मत सोचो इनके बारे में, वो ऐसे ही है। अयान के मुस्कुराकर कहने पर इसने भी मुस्कुराहट पास की और दोनों अंदर बढ़ गए थे, जहाँ वो मिशेल इसे अहमद की यूनि में आकर इसे तंग करने का बता रही थी। और अहमद को अंदर आता देखकर वो इसे घुरियों से नवाज रहा था, जिस पर अहमद ने इसी की स्टाइल में अपनी 32 दांतों की नुमाइश करके दिखाई थी। मोमिल ध्यान कहाँ है तुम्हारा, अभी गिर जाती तुम। मिशेल और अहमद का आज वलीमा था। फूफा और फूफा को भी अहमद सारी बात बता चुका था और इन्होंने भी मिशेल की साइड लेते तलाक वाली बात पर अहमद की अच्छी खासी क्लास ली थी। वो जो स्टेज पर चढ़ने लगी थी, पीछे खड़ी नाहिल से बातों में मगन, वो सामने पड़ी बॉल को ना देख पाई जो किसी बच्चे के हाथ से गिरती इसके कदम में आके गिरी थी। वो इससे पहले कि उस पर पाँव रखती ज़मीन पर गिरते दर से दो चार होती है, यानी इसको एकदम अपने तरफ खींचते गुस्से से पूछा, जबकि वो खुद परेशान हो गई थी। नाहिल भी एकदम परेशान हुई। सॉरी वो मुझे स्टेज पर जाना था, वो जल्दी से बोली। चलो मैं ले चलता हूँ, हालत देखो अपनी, 9वां माह शुरू है तुम्हारा, कितनी बार बोलूं कि एक जगह टिकर बैठो, पर नहीं तुम्हें तो अपनी करनी होती है। वो इसे डांटते हुए बोलता स्टेज की जानिब लेकर चल पड़ा था, जबकि मोमिल बेचार की बहरे मुंह बनाए इसके साथ स्टेज पर चढ़ती अहमद के साथ बैठ गई थी, जबकि अयान वापस जा चुका था। नाहिल भी मुस्कुराते हुए साथ वाले सोफे पर बैठी थी। क्या है तुम्हें, ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है मुझे डांट पड़ने पर? मोमिल ने जब नाहिल को खुद पर हंसते महसूस किया तो अपनी छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाए बोली, जबकि अहमद और मिशेल ने भी हर सा गुस्सा करना देखा था और जिस पर वो गुस्सा कर रही थी उसका कहका बुलंद हुआ था, बिल्कुल मुझे मज़ा आया, सही डांट रहे थे तुम्हें अयान भाई, तुम भी तो टिक कर नहीं बैठती। नाहिल की बात पर मिशेल और अहमद को सारी बात समझ आ गई थी और वो दोनों भी मोमिल पर तासुब से मुस्कुरा कर रह गए थे, जबकि इनको भी अपना मजाक बनाता देखकर मोमिल ने नाहिल को गुस्से से देखा था। कर लो मजाक, उड़ा लो मजाक, तुम्हारा वक्त भी दूर नहीं, रुक जाओ 5-6 महीने, तुम भी मेरी था होगी ना तो पूछूंगी तुमसे, फिर मैं भी तुम पर हंसूंगी। अपने मासूम सा गुस्सा नाहिल पर उतारते हुए नाराजगी से हाथ सीने पर बांधे सामने देखने लगी, जहां अयान और हमदान बाकी अंकल के साथ खड़े थे। मोमिल के नाराज चेहरे को देखकर अयान ने इसे दूर से ही किसका इशारा किया था, जबकि इसकी इस हरकत पर मोमिल जो पहले नाराज से बैठी थी अब शर्मा कर रह गई थी। मिशेल की शादी को 3 दिन हो चुके थे। आधी रात को अचानक मोमिल की तबीयत खराब होने के सबब अयान इसे फौरन हॉस्पिटल ले गया था और परेशानी से हॉस्पिटल रूम के बाहर इधर उधर टहल रहा था कि हमदान और अहमद दोनों नाहिल और मिशेल के साथ वहाँ आए थे, जिनको इसने फ़ोन करके बताया था। कैसी है मोमिल, डॉक्टर ने कुछ बताया या नहीं? अहमद के आते ही परेशानी से पूछा था। नहीं अभी कुछ नहीं कहा, 3 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, अयान ने माथा मसलते कहा था। इसके लहजे में फिक्र ही फिक्र थी। तभी डॉक्टर बाहर निकली थी। वो सब जल्दी से डॉक्टर के अल्फाज सुनने को बेताब थे। मुबारक हो बेटी हुई है। डॉक्टर के ये कहे जाने वाले 5 जादुई लफ्ज़ इन सब की जिंदगी में खुशी की बाइश साबित हुए थे और सब खुशी से एक दूसरे को गले मिलते खुशी बांट रहे थे। और डॉक्टर मेरी वाइफ कैसी है? वो अहमद से गले मिलकर हटते डॉक्टर से बोला था। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा, आप मिल लीजिएगा।
और बेबी से आप अभी मिल सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर बोलती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मिशेल और हमदान, नाहिल और अहमद को तो बेबी देखने की जल्दी पड़ गई थी। कोई नहीं देखेगा अभी मेरी प्रिंसेस को। इन सबको बेताबी से अंदर बढ़ता देखकर वो दरवाजे के आगे आता बोला था, जिस पर वो सब हैरत से इसे देखने लगे। मगर क्यों? वो सब एक जुबान होकर चीखे थे, क्योंकि सबसे पहले मेरी क्वीन देखेगी, इसका हक बनता है सबसे पहले देखने का। अयान की बात पर सबके मुंह लटक गए थे, मगर इसकी बात भी ठीक थी, मोमिल का सबसे पहला हक बनता था। इन्हें मोमिल से मिलने की इजाज़त मिल गई थी। वो सब एक साथ अंदर कमरे में दाखिल हुए थे। अयान ने आगे बढ़ते मोमिल के माथे पर लब रखे थे, जिस पर वो आसूदगी से मुस्कुराई थी। शुक्रिया मेरी जान, बहुत शुक्रिया इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। अयान की मोहब्बत से कहने पर वो शर्मा दी थी। आपकी दुआ कबूल हो गई अयान, वो हल्का सा हंसती बोली, जिस पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आपने देखा है इसे कैसी है, वो किस पर गई है? वो तो जिससे बोलती से बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं यार, किसी ने नहीं देखा अभी। हम सबको भाई कह रहे थे कि सबसे पहले तुम देखोगी, तो जल्दी से देखो ताकि हम भी देख लें। मिशेल के कहने पर मोमिल ने अयान की जानिब हैरत से देखा था, जो बेबी कॉट से अपनी जान को उठा रहा था, मगर आंखें बंद थी, यानी उसके साथ ही पहली नज़र डालना चाहता था। इसे जी भर के अपने शौहर पर प्यार आया था। अयान इसके साथ ही बेड पर बैठा था, आंखें खोले वो मोमिल की जानिब भी देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो देखो अपनी जान को। जिस पर मुस्कुराते हुए अयान के साथी से अपनी जान की जानिब देखा, मगर अपनी बेटी को देखते ही मुंह हैरत से खुल गए थे और दोनों ने पलट कर मिशेल को देखा था। किसके जैसी है, जल्दी से बताओ। मिशेल के तजस्सुस से भरपूर आवाज़ पर अयान और मोमिल ने हैरत से एक दूसरे को देखा, जबकि हमदान लोगों को भी बस नहीं चल रहा था कि अभी इनके हाथों से इस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर लें। मिशी, ये तो बिल्कुल तुम्हारी फोटोकॉपी है। अयान और मोमिल को एक साथ बोले जाने वाले अल्फाज पर इन सब के चेहरे पर भी हैरत दोहराई थी। सच्ची? मिशेल के चीख कर कहने पर इन सब ने कानों में उंगलियां दी थी। वो जल्दी से आगे बढ़ती अयान के हाथों से इस नन्ही परी को अपनी बाहों में भर चुकी थी, जो मजे से सो रही थी। वो वाकई इसकी कार्बन कॉपी थी। हमदान, अहमद और नाहिल भी इसके गेट डेरा बनाए इस छोटी सी गुड़िया को देख रहे थे। अल्लाह अल्लाह, ये क्या गजब हो गया। एक और मिशेल आ गई। हमदान आसमान की तरफ हाथ और मुंह किए दुहाई देने वाले अंदाज में बोला था, जिस पर मिशेल ने इसे घूरा था, जबकि बाकी सबके कहके छोटे थे कि तभी इनके कहकों के शोर से इन नन्ही परी की नींद खराब हुई थी। इसने आहिस्ता से अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और इसकी आंखें मेरी जैसी नहीं है। मोमिल तुम पर गई हैं। मिशेल इसकी आंखों का रंग देखकर अफसोस करती बोली थी, अल्लाह, इसने तो पहली नजर भी मिशेल को देखा है। अल्लाह खैर करे अब तो। हमदान ने फिर से मिशेल को आग लगाई थी। बस करो यार, मेरी बीबी इतनी भी बुरी नहीं है आपकी। मिशेल के बजाय अहमद ने हमदान से कहा था, जिस पर मिशेल अपने शोर पर सदके वारी गई थी। मनाहिल जो बस इस गुड़िया के हाथ पांव छोटी से खेल रही थी, इसे खिलखिलाने पर खुद भी मुस्कुराई थी, जबकि अपनी गुड़िया के खिलखिलाने पर अयान भी खड़ा होता इसकी जानिब मतवज्जा हुआ था, जिसके गालों में इसके और मिशेल की तरह डिंपल पड़ते थे। वैसे भाई, हम ये नहीं कह सकते कि ये डिंपल इसने आपसे चुराए हैं, ये मुझसे, क्योंकि ये फुल मेरी कॉपी ही है। बस आंखों का रंग माँ का लिया है। कसम से अगर इसकी आंखें भी मुझ पर चली जाती ना, तो मैंने इसे आप सबसे चोरी कर लेना था और सबको अपनी बेटी बताना था, जिस किसी को शक भी नहीं होना था। मिशेल की बात पर अयान ने मुस्कुराते हुए इसको गले लगाया था। मेरी जान, ही तुम्हारी भी बेटी है। अयान की बात पर सब मुस्कुराए थे। मैंने कहा था मोमिल मत रहो इस मिशेल के ज्यादा करीब, देख लिया नतीजा, ये तो तुम्हारी बेटी पर अब नजर रखकर बैठ गई है। अब नाहिल, तुम जरा इससे फासले पर रहना। हमदान को तो जैसे मिशेल के चढ़ाने का कुछ ज्यादा ही आशोक चढ़ा हुआ था, इसलिए फिर से इसे तंग करते हुए बोला था, जिस पर अपने हाथों में पकड़ी छोटी पड़ी को मिशेल ने जल्दी से अयान को पकड़ाया था और हमदान पर मुक्कों की बारिश कर दी थी, जिस पर वो दुआइयाँ देता सबको हंसने पर मजबूर कर गया था। आखिर अहमद ने आगे बढ़ते मिशेल जो इसे दूर किया था, बस करो जान, हम अपने बेबी ले आएंगे। अहमद के सबके सामने कही जाने वाली बात पर वो शर्मा कर रह गई थी। चलो बताओ इसका नाम क्या रखेंगे हम। मोमिल की आवाज़ पर मिशेल और हमदान ने एक दूसरे को देखा था और वो दोनों ही सर जोड़े खड़े हो गए थे, जबकि इन दोनों को देखकर सबने तासुब से सर हिलाया था, जो भी लड़ रहे थे और अब कैसे सलाह कर रहे थे। परी से अयान खान, वो दोनों एकदम चीखते ऐसा डिसाइड किया, नाम बता चुके थे और सबको ही इनका दिया गया नाम पसंद आया था। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, मॉम डैड की कब से कॉल आ रही है, उन्हें भी अपनी नवासी को देखना है। अहमद अयान से कहते से गले मिलते चला गया था, जबकि वो सब फिर से परीजे की जानिब मुतवज्जा हो गए थे। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, एक को देखें कभी घर को अपने देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी घर को अपने देखें हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। वो यान का हाथ थामे फूफो जिनके गोद में प्रीजे सो रही थी और फूफा के साथ घर में दाखिल हुई थी। घर में कदम रखते ही गाने के बोल गूंजने लगे थे और सामने ही मिशेल, मनाहिल, अहमद और हमदान ढेर सारे तोहफों के साथ खड़े, हाथों में छोटी छोटी डब्बियां उठाए खड़े थे, जिनमें किरण गोल्ड्स की रिंग थी, जबकि पूरा लाउंज उन्होंने फूलों और गुब्बारों से सजा रखा था। इनके आते ही अच्छे वेलकम करने पर मोमिल के साथ बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। बेशक इसकी बेटी बहुत लाडली होने वाली थी। क्या है अयान, जब से ये आई है आप मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मुझे तो बड़ा कहते थे अगर बेबी आने के बाद मुझे भूले तो तुम्हारी खैर नहीं, अब खुद बेबी आने के बाद मुझे भूल के हर वक्त बस आपको अपनी लाडली नजर आती है। वो जो प्रीजे के साथ खेल रहा था, मोमिल की जलसी भरी आवाज़ में कहे गए अल्फाज सुनकर इसके होंठों के किनारे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जिससे इसके डिंपल नुमाया हुए थे। वो वाकई ठीक कह रही थी। प्रीजे 3 माह की हो गई थी और इन 3 माह में अयान को इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आया था।
ये नहीं था कि वो मोमिल को जैसे भूल गया था, मगर प्रीति के सामने वो आके मोमिल को भूल जाता था और इसी वजह से मोमिल जेलस होती थी। मेरी जान, तुम अपनी बेटी से कैसे जेलस हो सकती हो? अयान जानबूझकर चेहरे पर हैरत सजाए बोला था। जेलस नहीं होती, मैं बस आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे जो मर्जी वजह हो मुझे इग्नोर करने की। मोमिल की बात पर अयान ने हंसते हुए से बाजू के हिसार में लिया था। देखो ना यार, मैं क्या करूं, ये है ही बहुत प्यारी। अयान ने इसका ध्यान फ्रीज़र की जानिब करते कहा था, जो पिंक कलर की फ्रॉक में दोनों को देखती अपने हाथ पांव मारती खिलखिला रही थी। इसे देखती ही मोमिल भी मुस्कुराती और आगे होते हुए इसे बाहों में भरते इसके चेहरे को जा बजा चुमा था। बेशक वो अयान से लड़ती थी, प्रीज़े को ज़्यादा अटेंशन नहीं देने पर, मगर जितनी वो इससे मोहब्बत करती थी उसका भी कोई हिसाब ना था। आखिर माँ जो थी, हम इस हफ्ते उम्रे पर जा रहे हैं। अयान के अचानक ही बात पर इस हैरत से इसे देखा था। सच में? इसकी आवाज़ में हैरत ही हैरत थी। हाँ सच में, और सब जा रहे हैं। अयान ने मुस्कुराते हुए प्रीज़े को उसे गोद से लेते हुए कहा था। सब मतलब सब, यानी फूफो फूफा बाकी अंकल वो भी? मोमिल ने फिर से इसे देखते खुशी से पूछा था, जो प्रीज़े के गालों पर प्यार कर रहा था। हाँ सब लोग जाएंगे और फिर हम तुर्की जाएंगे घूमने फिरने। वैसे तो इसे हनीमून कहना चाहता था, मगर बाकी अंकल और तुम्हारे फूफा भाभी फूफो और फूफा के साथ होने की वजह से हम इसे सिर्फ घूमना फिरना ही कहेंगे। अयान की बात पर मोमिल का कहका छोटा था। हाँ हाँ, घूमना फिरना ही ठीक है, वो हंसते हुए कहने लगी, मगर अयान पर नजर पड़ते ही हंसी रुक गई थी। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मोमिल के सवाल पर अयान ने बड़ी खूबसूरत से शेर पढ़कर सुनाया था। वो हंसी तो मुझको मालूम हुआ, ऐसे तपते सहरा में बारिश की बूंद गिरी हो जैसे। अयान के शेर पढ़ने पर मोमिल शर्मा के इसके पास से उठ गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे काम है, मैं जा रही हूँ नीचे। वो एक अदा से कहती कमरे से चले गई थी। जबकि इससे जाते ही अयान ने मुस्कुराते हुए प्रीज़े को देखा तो एक और शेर पढ़ा था। इन्हें जो नाज है खुद पर नहीं, वो बेवजह मोहसिन के जिनको हमने चाहा हो वो खुद को आम क्यों समझे। अयान के शेर पढ़ने पर प्रीज़े खिलखिलाई थी, जैसे इसे अपनी माँ के लिए अपने बाप के पढ़े जाने वाले अल्फाज समझ आ गए हों। इसके हंसने पर अयान ने झुकते हुए से गाल फूले हुए गाल चूमे थे। 5 साल बाद। इशिल, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चुपचाप बैठ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशेल अपनी भारी वजूद को संभालती गुस्से से अपनी बड़ी बेटी से बोली थी, जो बेड पर उछलती कूदती चीख रही थी। जबकि मिशेल को फिक्र थी कि कहीं 1 साल का छोटा शैतान ना उठ जाए, जो अभी मुश्किल से सोया था। नो मम्मा, मुझे जंपिंग करनी है, इशिल मज़े से बोलती फिर उछलने लगी थी। जाओ जाकर अरसलान और फिज़ा के साथ खेलो, और कुछ अपने से छोटे भाई का भी सोच लो, जो तुमसे छोटा होकर कितना सुलझा हुआ है। मिशेल ने इसे हमदान के बच्चों के साथ खेलने का कहते साथ अपने दूसरे बेटे, जो इशिल से 1.5 साल छोटा था, की मिसाल देते इसे शर्म दिलानी चाहिए थी। ओहो मॉम, वो तो खुद बोरिंग पर्सनैलिटी है, मुझे कोई शौक नहीं से साथ खेलने का। वो मुंह बनाकर कहती बेड से उतर कर भाग गई थी, क्योंकि अब इसे अपने मामू के घर जाना था, जो के साथ ही था। दरअसल अहमद ने नया घर लेना था, तो इसने अयान के पहले से साथ वाला घर ले लिया था, जो कि बिक रहा था। इसी तरह वो सब एक साथ हो गए थे। मिशेल 3 बच्चे थे, इशल, शहरोज और फाते, और चौथा आने वाला था। इसे वाकई समीर की बात सच लगी थी कि इसके बच्चे 5 होंगे, और अहमद साहब भी अपनी जुबान के पक्के निकले थे कि इसे ज़्यादा बच्चे चाहिए थे। हमदान के 2 बच्चे थे, अरसलान, फिज़ा, जो मिशेल के फ़ैन थे, यानी मिशेल इनकी फेवरेट थी अपने बाप की निस्बत, और मिशेल के बच्चों का हमदान फेवरेट था अपनी माँ की निस्बत। मगर दोनों के बच्चे ही पूरे शैतान थे, सिवाय मिशेल के, शहरोज के। जबकि मोमिल और अयान के 3 बच्चे थे, परीज़े, मनान और आयत। परीज़े हमदान की कहे के मुताबिक मिशेल की कॉपी बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बल्कि वो अपनी माँ पर गई थी। जबकि मनान बिल्कुल अयान जैसा था, और आयत भी छोटी थी। सब बच्चे ही पूरे घर के रौनक थे। बाकी अंकल को भी अयान पहले से ले आया था। अहमद से भी अयान ने बहुत कहा था कि घर लेने की क्या जरूरत है, पैलेस में ही आ जाए। वैसे भी इतना बड़ा पैलेस, मगर अहमद ने इनकार कर दिया, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। अपनी बीवी के मैके और बहन के ससुराल में वो रहता है, इसीलिए इसने साथ वाला घर ही खरीद लिया था, जो बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। इनकी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट और खुश थी। पहले जिस पैलेस में खामोशी गूंजती थी, अब वहाँ बच्चों की खिलखिलाहट और शरारतें गूंजती थी। खत्म शुद।